नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं समाज तक, एक ऐसा मंच जो समाज की जमीनी सच्चाई और जन सेवा के असली नायकों की आवाज बनता है। मैं हूं विजय प्रताप सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज सेवा के हर मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। आइए जानते हैं उनके विचार, उनका कार्य, उनका विजन हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए राघवेंद्र जी से बातचीत करते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, जैसा कि समाज तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। आपकी पृष्ठभूमि, शिक्षा और समाज सेवा में आपका रिश्ता कैसा जुड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय भैया। आपके समाज तक के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विद्या भारती के विद्यालय गंगाराम बराती लाल से किया। उसके बाद मैं जैनायन विद्या मंदिर कानपुर में पढ़ा। देन उसके बाद मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके उपरांत लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और वहीं से समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने एमएसडब्ल्यू का कोर्स लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस से किया। आज जैसा कि आप लगातार समाज में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, लगातार लोगों को लाभ भी मिल रहा है आपके द्वारा। आज हम कुछ पॉइंट आपके सोशल मीडिया से नोट किए, जैसा कि देख रहे हैं। आज हम उसके तहत आपसे कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि समाज में सेवा की शुरुआत आपने किस सोच और भावना से की? जैसा कि मैं विश्वविद्यालय टाइम से ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जुड़ा हुआ था और वहाँ मैं इकाई मंत्री भी रहा। तो मेरे जुनून में, मेरे जोश में हमेशा ये रहा कि हमारे जो छात्र रहते थे, जो बेचारे ग्रामीण तबके से आते थे और वहाँ पे विश्वविद्यालय में उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो उनके लिए लगातार मैं विश्वविद्यालय अपने संगठन के साथ लगकर उनकी समस्याओं का निदान कराता था। बच्चियाँ आती थी, बालिकाएं आती थी, उनको भी कई प्रकार की समस्या रहती थी, उनके गार्जियन साथ आते थे। कभी कभी होता है किसी अनजान जगह में जाते हैं तो कई समस्याओं का सामना रहता है, तो हम लोग वहाँ पे हेल्प डेस्क लगाते थे और उनकी मदद करते थे। तो जब उनके गार्जियन बहुत खुश होते थे तो हम लोगों को भी एक सुकून मिलता था कि वो बाहर से आए हैं, 200-200 किलोमीटर दूरी से आए हैं और यहाँ पे उनकी मदद किया, तो उनके चेहरे का जो भाव और उनके जो थैंक यू बोलने का अंदाज रहता था, उससे हम लोगों को खुशी मिलती थी। जी जी। दूसरा एक और सवाल है छोटा सा, जैसे कि मोतियाबिंद ऑपरेशन और निःशुल्क चिकित्सा शिविर जैसी पहल कैसे और क्यों शुरू की गई? जब मैं 2021 के पंचायत चुनाव था तो मैं क्षेत्र में निकला, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अशिक्षा बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं रहती थी। इस सब चीज़ों को मैंने चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान महसूस किया। फिर मैंने देखा कि लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति बड़ा पैसे का आर्थिक बहाव रहता था, तो बच्चे बाहर ही घूमा करते थे, अपने माँ बाप को ध्यान नहीं देते थे। कई बुजुर्ग महिलाएं मिली, कई बुजुर्ग वृद्धजन मिले जिनको आंखों की कई प्रकार की समस्या थी। कहीं लखनऊ जाने का उनके पास अभाव रहता था, तो कहीं रायबरेली आने का अभाव रहता था। उनके बच्चे बेचारे नहीं सुन पाते थे कि अपने परिवार को चलाने के कारण। मैंने उसमें एक अलग चलाई। मैंने हर महीने हरचंदपुर विधानसभा में 3 कैंप लगवाता हूँ, 1 कैंप डलमऊ में लगवाता हूँ। तो लगातार 4 डेटे हैं जिसमें कैंप लग रहे हैं। लोगों की, वृद्धजनों की आंखों को रोशनी प्राप्त हो रही। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 14,000 से अधिक वृद्धजनों को सकुशल हम सभी ने रोशनी देने का काम किया है। आज जब वह हमसे मिलते हैं, मैं किसी गांव में भ्रमण में निकलता हूं, तो वो इस तरह का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि मुझे दिल से खुशी महसूस होती है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरचंदपुर पश्चिम गांव में 3 तारीख को कैंप लगता है, 11 तारीख को डलमऊ में मुरादबाग गेस्ट हाउस में कैंप लगता है, 12 तारीख को सताओं में सिंह आरा मिल है मेरी, वहां पे कैंप लगता है, 14 तारीख को गौना मऊ में हमारा मौसी का घर है, वहां पे कैंप लगता है। लगातार इन 4 कैंपों के माध्यम से मैं गरीब लोगों के, वृद्धजनों की सेवा करने का प्रयास करता हूं कि किसी न किसी, मेरे एक किसी कारण से निःशुल्क उनकी आंखों को रोशनी प्राप्त हो जाए। रही यहाँ तक कि स्वास्थ्य कैंप की बात, कई लोग ऐसे हैं, आप जानते हैं हमारे रायबरेली में एम्स है। एम्स के नाम से हमारे यहाँ ग्रामीण अंचलों में लोगों के प्रति एक भावनाएं फैली हुई हैं कि वहां जाएंगे, टाइम लगता है, पर्चा हम बनवा पाएंगे कि नहीं बनवा पाएंगे, कंप्यूटर का सिस्टम है, ऑनलाइन हम कैसे करा पाएंगे।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक अकेला ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ जिसने एम्स के डॉक्टरों से बात किया, उनकी डेलीगेशन से बात किया और निवेदन किया कि आप हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में चलिए, एक बार कैंप लगाइए। जो वहाँ के गांव ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनके बीच जो ये भ्रांतियां फैली हैं कि एम्स जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं देखते हैं और बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, उनसे उनको निराधार दिलाया। 14 डॉक्टरों की टीम मैंने पिछले साल भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर वहाँ पे अपने यहाँ सिंह धर्म कांटा मेरा फार्म हाउस पड़ता है, वहाँ पे लगवाया और लोगों को जागरूक कराया कि आप आइए एम्स रायबरेली। मोदी जी ने हम सभी को आगे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा आयाम दिया है, उसके लिए मैंने लोगों को जागरूक किया और उनसे कहा कि आप आइए एम्स। बहुत आसानी से मात्र 10 रुपए के पर्चे में आपको संपूर्ण जो आप लखनऊ के और रायबरेली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं पाएंगे, वो रायबरेली एम्स आपको दे रहा है। तो यही कैंप है जिनके माध्यम से मैं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा हूँ, वृद्धजनों को उनकी आंखों की रोशनी दिला पा रहा हूँ और ईश्वर से यही कामना करूंगा कि मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाए रखे कि मैं अपने वृद्धजनों की मदद करता रहूं। जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? जनप्रतिनिधि में आप सबसे पहले स्वयं ये समझ रहे हैं कि जन हमारे लिए हमारे लोग महत्वपूर्ण हैं, हमारा समाज महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने समाज को जनप्रतिनिधि होने के बाद अगर उनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं। जनप्रतिनिधि समाज को शासन से जोड़ता है और उनके बीच का एक पुल का काम करता है। मैंने लगातार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अपने क्षेत्र को वाकिफ कराया। क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए लगातार मैं विभागीय अधिकारियों से मिलता रहता हूँ, उनसे मांग करता रहता हूँ और भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैं सुख में भले किसी के साथ न खड़ा हो पाऊं, पर मैं अपने क्षेत्रवासियों के दुख में हमेशा उनके साथ उपलब्ध होने का पूरा प्रयास करता हूं। जैसा कि सहकारी बैंक और पंचायत प्रणाली के माध्यम से आप जनता की समस्याओं को किस रूप में हल करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहकारिता को हमारे मध्य लाया। जैसा कि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं रायबरेली जनपद में कोऑपरेटिव बैंक का सबसे कम उम्र का डायरेक्टर हूँ और इसी के साथ साथ मैं जिला पंचायत का भी सदस्य हूँ। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि जिले की सबसे बड़ी पंचायत का भी मैं सदस्य हूँ और किसानों की सबसे बड़ी संस्था जिला सहकारी बैंक का भी मैं डायरेक्टर हूँ। जिला सहकारी बैंक आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता विभाग को एक अलग मंत्रालय दे दिया और उसके सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं हमारे, उनके नेतृत्व में लगातार जिला कोऑपरेटिव हमारी लगातार काम कर रही, सारी समितियों को ऑनलाइन किया गया, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लोनिंग की व्यवस्थाओं को पारदर्शी कराया गया। बी पैक्स के माध्यम से सिर्फ सहकारिता को खाद और लोन के लिए नहीं रखा गया, लगातार जनौषधि केंद्र, कंप्यूटराइज सेंटर और भी शहद के लिए पूरी मशीनरी लगाना, आटा मिल लगाना, राइस मिल लगाना, आप अपना व्यवसाय बढ़ाइए बीपैक्स के माध्यम से, उसके लिए लगातार अमित शाह जी काम कर रहे हैं और हम लोग भी उस जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जो एक विजन है कि सहकारिता के माध्यम से ज्यादा लोगों को और ग्रामीण अंचल के लोगों को जोड़कर उनको समृद्ध बनाना, उसमें हम सभी भी एक छोटी सी आहुति दे रहे हैं। मैं रायबरेली जनपद में 50,000 से अधिक सहकारिता के सदस्यों को अभी पिछले वर्ष जोड़ा गया है, जिनकी 210 रुपए की रसीदें कटी हुई हैं। उनके माध्यम से उनको सहकारिता की जो भी योजनाएं चल रही हैं लगातार उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सारी बी पैच की सोसाइटियां जो 185 सोसाइटी हैं सबको ऑनलाइन कर दिया गया है। जो हमारी 10 लाख की खाद की एक लिमिट थी, जिस क्या होता था कि किसानों को खाद नहीं मिल पाती थी क्योंकि सोसाइटी में पैसा नहीं रह पाता था, हमारे सहकारिता मंत्री जी ने 10 लाख की लिमिट कर दी है कि आप 10 लाख की लिमिट विदाउट ब्याज में ले सकते हैं और किसानों को खाद पहुंचाइए। उस लिमिट को भी अभी एजीएम में 15 लाख कर दिया गया है। हम लोगों का यही प्रयास है कि हमारे किसान खुशहाल रहें, हमारे किसान सहकारिता को जुड़े और वो समृद्ध की ओर अग्रसर रहें। जी, जानना चाहेंगे बैसवारा सेवा संस्थान के माध्यम से आप किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और कितने लोगों को इसका लाभ मिला अब तक? बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन मैं आपको कोरोना टाइम की कहानी बताऊंगा, थोड़ा समय लूंगा आपका। कोविड के समय में जब मैं विश्वविद्यालय में 5वें सेमेस्टर के एलएलबी की शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो अचानक से लॉकडाउन लगा तो संपूर्ण भारतवर्ष में लोग इस लॉकडाउन से प्रभावित हुए, खास करके मजदूर वर्ग का तबका प्रभावित हुआ। उस समय
लॉकडाउन लगा था तो लोगों को पानी की बोतल तक नहीं मिल रही थी, किराने की दुकान बंद थे तो बच्चों को बिस्किट तक नहीं मिल रहे थे। जो लोग छत्तीसगढ़ बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे थे वो रायबरेली आ रहे थे या अवगमन करके अगल बगल के जिले जा रहे थे। संसाधन बिल्कुल नहीं थे, कोई ठेलिया से अपने परिवार को ले जा रहा था, कोई साइकिल से अपने परिवार को ले जा रहा था, कोई पैदल आ रहा था। लोग बहुत परेशान थे। उस समय मुझे ये लगा कि यार घर बैठकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक युवा हूँ, मेरे पास टीम है लोगों की, मेरे भाइयों की, तो कुछ किया जाए जिससे समाज में जो ये लोग आज जा रहे हैं तो उसको याद रखें। तो मैंने एक बैसवारा सेवा संस्थान संगठन बनाया, अपने भाइयों से कहा कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। आज हमारा समाज संकट में है, आज हम सब, हमारा देश संकट में है, तो कम से कम कुछ ना कुछ किया जाए। जो बच्चे बेचारे 4-4 दिन 5-5 दिन के भूखे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो मदद किया जाए। तो हम सभी ने पर डे लगातार 60 दिनों तक, 1 जून तक पहला लॉकडाउन लगा था, 1 जून तक हम लोगों ने लगातार 700 से 800 पैकेट भोजन बनाकर रास्ते में जो लोग चल रहे थे उनको लगातार दिया। बिस्किट मैं अलग से रखता था क्योंकि एक दिन मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे बता रहे थे कि मैं 24 घंटे से कुछ नहीं खाया हूँ, तो मुझे बड़ा खराब लगा। तो मैं टिफिन जो लंच बॉक्स था उसके साथ साथ एक बिस्किट भी देता था कि रास्ते में अगर कुछ ना मिले तो बच्चे को कम से कम बिस्किट खिला दिया करिए। तो उस बैसवाड़ा सेवा संस्थान का उद्गम वहीं से हुआ। उसके बाद आज लगभग लगभग 4.5 वर्षों में बैसवाड़ा सेवा संस्थान ने 153 यूनिट ब्लड, जो जरूरतमंद रायबरेली जनपद के कोने कोने से आए, जिन्होंने भी फोन किया कि भैया मुझे, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माताजी बीमार हैं, मेरा भाई बीमार है, उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ी, जब उनके पारिवारिक जन उनके साथ नहीं खड़े हो तब बैसवाड़ा सेवा संस्थान उनके साथ खड़ा हुआ है। 153 के आसपास यूनिट का ब्लड का व्यवस्था हम लोगों ने जरूरतमंदों के लिए की। जब भयंकर कोविड चल रहा था और उस टाइम पे रायबरेली जिला चिकित्सालय में, राणा बेनी माधव जिला चिकित्सालय जो हमारे रायबरेली में स्थित है, वहां पर ब्लड की कमी हो गई थी। उस कोविड के टाइम पे किसी से आप बात करिए तो लोग कहते थे इम्यूनिटी की कमी हो रही है, इम्यूनिटी की कमी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम हमारे बैसवाड़ा सेवा संस्थान के सदस्यों ने, मैंने स्वयं 26 यूनिट ब्लड जिला अस्पताल में डोनेट किया था। तो संस्थान में हम हैं, हमारे साथ मेरे युवा साथी हैं, उन सभी का एक ही उद्देश्य था कि समाज के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ देना। तो हम लोगों ने वहीं से कार्य स्टार्ट किया, सेवा का भाव वहीं से स्टार्ट हुआ। लगातार ठंड में जो भी हम लोगों से हो पाता है, अपने सीमित दायरों के मध्य हम सभी कंबल वितरण करते हैं। आप हमारे क्षेत्र में जाके पता कर लीजिएगा। लगातार विकलांगों को मैं ट्राईसाइकिल वितरण करता हूँ। अभी पिछले महीने 2 माताजी थी जिनको कूल्हे की प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, रोजाना की दिनचर्या में उनको बड़ी समस्या हो रही थी, उनको मैंने ट्राईसाइकिल के साथ साथ कान की मशीनें और बैठने वाली सीट उपलब्ध कराई, सीटिंग चेयर। तो लगातार मैं बैसवाड़ा सेवा संस्थान के माध्यम से समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ, जो भी मेरे सीमित दायरे हैं उसमें। जैसा कि भाजपा युवा मोर्चा में आप युवाओं को किस तरह से नेतृत्व और सेवा के लिए प्रेरित करते हैं? भाजपा युवा मोर्चा का मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ। युवा इस देश का भविष्य है। आज भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश से पीछे नहीं है। आज आप देखिए कि चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, हमारे भारत के युवा हर जगह झंडा बुलंद कर रहा है। और जिस दिन इस भारत देश का युवा राजनीति से लेकर प्रशासन तक, समाज से लेकर विज्ञान तक और कारोबार से लेकर खेल तक लगातार अपनी भागीदारी निश्चित करेगा, निश्चय ही भारत का उज्जवल भविष्य होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। 7वें क्वेश्चन है हमारा, इस 7वें नंबर पे, और रक्तदान जैसे मानवीय कार्यों में आपकी सक्रियता की प्रेरणा क्या रही? रक्तदान से आप भी जानते हो भैया कि अभी भी ग्रामीण अंचलों में लोगों में एक बड़ी घबराहट होती है, और कभी कभी क्या होता है कि ब्लड की कमी की वजह से बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं हो पाते, लोग परेशान हो जाते, किसी किसी की तो मृत्यु हो जाती है, वो ब्लड का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि जिनके सोशल मीडिया में बड़े फॉलोअर्स हैं, पर जब कभी 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो कोई उनका पड़ोसी, कोई उनका फॉलोअर्स नहीं खड़ा होता है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैंने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में मैं जब भी मैसेज डालता हूं कि साथियों, एक परिवार को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, कोई ना कोई मेरा बैसवाड़ा सेवा संस्थान का सहयोगी आगे आता है, वो कहता है कि मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस पीड़ित, उस परिवार की में किसी की जो उसकी जान ब्लड की कमी से जा रही है, उसकी जान न जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा, साथियों,
रक्तदान करिए, रक्तदान करके आप किसी एक की जान भी बचा सकते हैं और रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। जो एक भ्रामक खबर होती है कि रक्तदान करने से कमजोरियां आती हैं या ऐसा वगैरह, मैं आपको चैनल के माध्यम से खुद कहना चाह रहा हूँ, मैं स्वयं 8 बार रक्तदान कर चुका हूँ और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, रक्तदान महादान होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से रायबरेली जनपद के युवा साथियों से अपील करता हूँ कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा जब भी कभी कोई आपका बर्थडे हो या कोई आपके परिवार में कोई कार्यक्रम हो तो 1 यूनिट रक्तदान करिए। आपके उस 1 यूनिट रक्तदान से किसी भी व्यक्ति की जान बच सकती है। जैसा कि सरकारी सहायता दिलवाने की प्रक्रिया में आपने कई लोगों की मदद की, कोई विशेष अनुभव साझा करिए। जी, सरकारी सहायता के साथ-साथ मैं लगातार अपने यहाँ जब मैं कैंप लगाता हूँ, वृद्धावस्था पेंशन हुई, विकलांगता पेंशन हुई, उसके भी कार्य कराता रहता हूँ और लगभग अपने जिला पंचायत क्षेत्र में मैंने 358 लोगों की वृद्धावस्था की पेंशन कराई है। उसके साथ ही साथ रायबरेली जनपद के किसी भी कोने में हो, अगर उसको अपने आर्थिक इलाज के लिए आर्थिक कोई भी संकट आया और मेरे पास तक जानकारी पहुंची, तो मैंने उसको मुख्यमंत्री सहायता राशि दिलाने का संपूर्ण प्रयास किया। आज आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने रायबरेली जनपद में मैंने लगभग 3.5 करोड़ से अधिक धनराशि मुख्यमंत्री सहायता राशि से जो पीड़ित व्यक्ति थे, जिनको इलाज में आर्थिक समस्याएं आने आती, क्योंकि आज के इलाज भी बहुत महंगा हो चुका है, तो उनकी समस्याओं को मैंने निदान कराया। जैसा कि आप एक किस्से की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा रोचक किस्सा मेरे साथ हुआ। एक अच्छन बीवी नाम की महिला है, रायबरेली में रहती है, किला बाजार में। तो उनको गले का कैंसर था और ब्रेस्ट में भी दिक्कत थी, उनके वहाँ पे भी कैंसर फैल चुका था। तो उनके कागज मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और आप हमको पैसा कहाँ दिलाएंगे। मैंने कहा माता जी, आप हमारे लिए माँ समान है और मैं जाति धर्म से हटकर काम करता हूँ। किसी भी प्रकार से मैंने जो भी कैंप लगवाया, मैंने कभी भी मेरे कैंप में कोई भी आके पूछ सकता है कि आपको मैंने कभी किसी से जात पूछी हो, आप किसी भी जात के हो, हमसे बड़े हैं, तो मैं आप हमारे लिए सम्मानित हैं। मैंने उन माता जी का कागज लिया और 10 दिन के अंदर उनको मुख्यमंत्री सहायता राशि से 5 लाख रुपए स्वीकृत कराए। जब 5 लाख रुपए उनके खाते में, अस्पताल के खाते में पहुंचे और उनके मोबाइल में मैसेज आया, तो अगले दिन सुबह वो मेरे घर आई। तो उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और खूब जैसे एक बच्चे को माँ दुलारती वैसे ही प्यार दिया और 50,000 लगभग 50,000 रुपए की उनके हाथों में एक गड्डी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये पैसे रख लो। तो हमने कहा माता जी, ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं आप? क्या नहीं बेटा, ये पैसे कुछ इकट्ठा किए थे मैंने लोगों से लेकर कि अपना इलाज करा सके, और तुमने इतना सारा पैसा दिलवा दिया है, 5 लाख रुपए। अब ये तो इसमें तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं कहाँ इतने दिन रहूंगी, ये पैसा तुम कहीं खर्च कर लेना। तो मैंने कहा नहीं माता जी, ये पैसा आप रखिए, वो जो पैसा इलाज के लिए गया वो आपकी दवाई और डॉक्टरों की फीस में चला जाएगा। ये 50,000 रुपए आपके जो आने जाने के खर्च है उसमें चला जाएगा, आप लखनऊ तक जाएंगी इलाज कराने। तो एक भाव जो मिलता है, वो 50,000 रुपए छोटी रकम नहीं थी, बड़ी रकम थी, पर उनके अंदर ये भाव आया कि इस बच्चे ने मेरी सहायता की, तो इसको हम दे देंगे पैसा, तो ये सही जगह उस पैसे का सदुपयोग करेगा। तो लोगों के अंदर जो आज देखता हूँ छोटी छोटी जमीन, छोटे छोटे पैसे के कारण एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं, उन माता जी के अंदर इतना अच्छा भाव था कि वो जो पैसा इकट्ठा की थी, एक एक रुपए दूसरों से लेके किसी तरह उनकी जीवन बच जाए, वो पैसा मुझे देने आ गई थी। तो समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं जो अभी भी एक दूसरे के प्रति अच्छी भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखते हैं, समानता का भाव रखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, समाज और राजनीति एक दूसरे के पूरक हो ही नहीं सकते। समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। आप अगर सामाजिक नहीं है तो आप राजनीतिक भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं सामाजिक नहीं हूं पर मैं राजनीतिक हूं, तो सरासर गलत है। जो आदमी समाज को जिएगा वही राजनीति कर पाएगा, क्योंकि राजनीति समाज से है। आज के समय में जो एक किसी को सम्मान देगा वही सम्मान पाने का हकदार रहेगा। आप समाज में कुरीत फैलाकर राजनीति नहीं कर सकते। आप समाज में किसी को अपशब्द बोल के राजनीति नहीं कर सकते। आप अगर किसी को सम्मान देंगे, किसी के दुख सुख में खड़े रहेंगे, किसी भी सामाजिक कार्यों में अपना पूरा योगदान देंगे, तो निश्चय ही आपकी राजनीति स्वतः ही आगे बढ़ती रहेगी। परंतु अगर आप समाज से इतर होकर राजनीति करेंगे, आप समाज के दुख सुख में नहीं खड़े होंगे, आप सामाजिक कार्यों में भागीदारी नहीं लेंगे, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि उस व्यक्ति की राजनीतिक पारी बहुत लंबी हो सकती है।
जानना चाहेंगे, जैसा कि मेरा 10वां पॉइंट है और इसमें हमने नोट किया था कि कोई ऐसा प्रेरणादायक अनुभव जो आपके जीवन की दिशा बदल गया हो, इसके बारे में। अनुभव तो विजय भैया काफी है मेरे पास, परंतु एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक कथन हमारे महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था कि जिस व्यक्ति को अपनी मौत याद रहती है वो हमेशा सदा अच्छे कार्यों में लगा रहता है। जो व्यक्ति जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है और आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना है, समाज से, इस संसार से जाना है, वो हमेशा समाज में अच्छे कार्यों के लिए लगा रहता है। और जो व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसका भी अंत होना है, वो लगातार समाज को कुछ ना कुछ कष्ट देने का प्रयास करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या जमीन के रूप में हो या किसी प्रकार के। तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस कथन को याद करता रहता हूँ और इसी कथन के माध्यम से मैं समाज में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जब कभी भी मेरी आंखें बंद हो तो मेरे पीछे लोग ये ना कहे कि राघवेंद्र सिंह बहुत गलत आदमी थे। लोग यही कहे कि हाँ, राघवेंद्र सिंह जब भी थे अच्छा काम किए, समाज के लिए काम किए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ भला ही करके गए, किसी का बुरा नहीं चाहे। हमने नोट किया है कि आने वाले वर्षों के लिए आपकी प्रमुख योजनाएं क्या रहेंगी, क्या होंगी? जैसा कि योजनाएं विजय भैया ये रहता है कि मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई अगर मेरे पास आए या किसी का रात को 12 बजे भी फोन आए तो जिस काम के लिए फोन आए उस काम को कराने का प्रयास रहता है। आगामी कोई बड़ा प्लान नहीं है, ना मैं बहुत उस टाइप के व्यक्ति हूँ कि मैं राजनीति से ही सब कुछ लेना चाह रहा हूँ। प्रयास ही मेरा ये है कि मैं सेवा भाव के माध्यम से लोगों के दिल जीत सकूं, लोगों के काम आ सकूं, यही मेरा प्लान रहता है। उसके लिए कोई योजना नहीं है, बस यही है कि अपना 100% देना। अगर लोग मेरे पास आए हैं कि राघवेंद्र भैया मुझे आर्थिक सहायता की जरूरत है, राघवेंद्र जी मुझे ब्लड की आवश्यकता है, राघवेंद्र जी वहाँ पे डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं, राघवेंद्र जी वहाँ पे मुझे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो मैं उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ उस कार्य को कराने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और यही मैं आगे भी हमेशा करता रहूंगा। मेरा प्रयास ये है कि कोई भी अगर मेरे दरवाजे आए तो वो निराश होकर ना लौटे। मेरा 12वां प्रश्न था जिसमें कि क्या कोई नई सामाजिक योजना शुरू करने जा रहे हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि आंखों के कैंप चलते रहते हैं, स्वास्थ्य के काम चलते रहते हैं। मैंने शिक्षा को लेकर भी अपने क्षेत्र में अलग जगाई थी। मैंने लखनऊ में एक कौशल विकास का कार्यक्रम था, उसमें हमारे यहाँ के बच्चों को इलेक्ट्रीशियन का कोर्स सिखाया जा रहा था। उसके बाद दिल्ली में और बाहरी राज्यों में 16,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की तनख्वाह मिल रही थी, जिसमें यह था कि 3 महीने का कोर्स कराया जाएगा, उसके बाद आपको जॉब में भेजा जाएगा, किसी प्रकार का कोई निःशुल्क चार्ज नहीं रहेगा। मेरा प्लान ये चल रहा है कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा के अभाव के साथ साथ रोजगार की भी बड़ी कमी है, तो मैं प्रधानमंत्री जी के इस कौशल विकास के विजन के तहत अपने यहाँ कुछ नई टेक्निक के, कुछ नई पढ़ाई को लेकर 3-4 महीने का जो ये कैंप लगता है उसको अपने यहाँ नया पंचायत स्तर में स्थापित कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे हमारे यहाँ की युवा साथी आए, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और नौकरी पा सकें, जिससे वो अपने परिवार का, अपना स्वयं का एक रोजगार पा सकें। क्योंकि जब व्यक्ति के पास रोजगार रहेगा तो वो अपने परिवार का खर्च बहुत अच्छे से चला सकेगा, और अगर उसके पास रोजगार नहीं रहेगा और घर पे आर्थिक संकट आता है तो फिर व्यक्ति अपराध की तरफ आकर्षित होता है, और जब युवा अपराध की तरफ अग्रसित होता है तो समाज गंदा होता है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने युवा साथियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करा सकूं। उसी के लिए मैं आगामी योजना कुछ तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत जल्द ही वो धरातल पे होगी। मेरा 13वां नंबर पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, जैसे कि इसमें आगे राजनीतिक गतिविधि क्या रहेगी, आगे आगामी चुनाव में क्या कोई बड़ी तैयारी है? क्योंकि आप जैसे सामाजिक कार्यों में कार्य करने वाले युवा अगर सदन विधानसभा या लोकसभा में पहुंचेंगे तो समाज की असली आवाज बनेंगे। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि जो होता है वो समाज की आवाज होता है। वो शासन प्रशासन में जनता की आवाज उठाता है, सदन में जनता की आवाज उठाता है, क्योंकि जनता ही उसे चुनकर भेजती है। तो सबकी इच्छा होती है राजनीति में एक मुकाम हासिल करने की, मेरी भी है, परंतु मेरा उससे ज्यादा ये इच्छा है कि लोग मुझे जाने, लोग मेरे सेवा कार्यों से मुझे जाने, और मैं जब भी पहुंचूं तो किसी को ये ना बताना पड़े कि राघवेंद्र सिंह आए। लोग स्वयं निचले से निचले स्तर का व्यक्ति, अंतिम पायदान का व्यक्ति को ये ना बताना पड़े कि ये कौन है, उनको खुद पता हो कि हमारे राघवेंद्र जी है।
ये हमारे लिए हर समय खड़े रहते हैं, हमारी ज़रूरत पे ये काम आते हैं। एक यही विचार है कि समाज में लोग जाने कि हाँ, राघवेंद्र हमारे काम के लिए हमेशा खड़े रहे। और राजनीति है, राजनीति में हर 5 वर्ष में चुनाव आते हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं कि आगे बढ़ूं। ईश्वर जहां तक मदद करेगी, जनता जनार्दन जहां तक मदद करेगी, तो आगे की पारी भी खेली जाएगी। माननीय, आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। आपसे गौशाला को लेकर छोटा सा सवाल। जैसे कि तेज धूप तपिश में बिना चारा पानी के गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं, जबकि गौशाला में इंसान 2 मिनट नहीं ठहर सकता, तो पशुओं के क्या हाल होते होंगे, इस पर थोड़ा सा। जी विजय भैया, बिल्कुल गर्मी बहुत अधिक है और लगातार जब से हमारी प्रदेश में सरकार आई है, हम लोगों ने गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया है और लगातार इसमें कार्य हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार सेवक हैं, देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में निहित पशुओं के लिए भी लगातार सोचते हैं। हमारी गाय जो सड़क पे मरती थी, जो बेचारी छोड़ दी जाती थी, किसानों के खेतों को चरती थी, आज लगभग हर नए पंचायत स्तर पे गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। हाँ, अगर कहीं ऐसी कुछ असुविधा हो रही है और आप मुझे जानकारी में दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ही प्रशासनिक अधिकारियों से बात करूंगा कि ऐसी असुविधा क्यों हो रही है और वहां पर ये असुविधा है तो उसको कैसे दूर किया जाए। ये मैं आपसे भी जानकारी लेकर मैं उचित अधिकारियों से उनकी बात करके उसका निराकरण कराता हूँ। छोटा सा और है सवाल, एक छोटा सा, कि खंड विकास अधिकारी जैसे कि ब्लॉक स्तर पे पशुओं की संख्या की बात की जाती है तो बताने से कन्नी काटते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु आपने बताया है तो मैं बिल्कुल इसको संज्ञान में लूंगा। और अगर जिस पशु चिकित्सा अधिकारी या खंड विकास अधिकारी ने आपको संख्या नहीं बताई है या ऐसा कुछ छुपा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे बताइए। मैं स्वयं सीडीओ साहब से, डीएम मैडम से मिलकर उनकी शिकायत करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या संख्या है उनकी गौशाला में। अगर ऐसा किसी खंड विकास अधिकारी ने आपके साथ नहीं बताया है या सूचना को हिडन रखा है तो आप हमसे बताइए। मैं स्वयं सीडीओ साहब और डीएम मैडम से बात करके उस अधिकारियों को फटकार दिलाऊंगा, उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। पारदर्शिता सरकार चाहती है या नहीं चाहती, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सरकार निश्चय ही पूरी तरीके से पारदर्शिता चाहती। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदारी को संपूर्ण भारतवर्ष जानता है। हाँ, अगर कुछ अधिकारी हमारे महाराज जी की छवि को खराब करना चाह रहे हैं या दूषित मानसिकता रखते हैं, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि योगी महाराज जी जैसा संत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, अगर वो बुलडोजर किसी अपराधी के यहाँ भी चल सकता है, तो उनकी शासन की जो मंशा है, उनकी जो समाज को समाहित करने की और समाज के लिए कुछ करने की क्षमता है, या फिर उनकी जो ये पशु हैं, जो हमारी गाय माता हैं, उनके लिए कोई अगर अहित चाह रहा है तो उन अधिकारियों के ऊपर भी वो बुलडोजर चल सकता है। इसलिए वो ध्यान में रखे कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक ईमानदार मुख्यमंत्री की सरकार है। तो आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपकी जानकारी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। इसलिए पारदर्शिता से काम करें और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों कायदों का पालन करते हुए गौ सेवकों का, हमारे जो हमारी माता है गायों का, हमारे पशुओं का, जो भी सरकार द्वारा निर्धारित उनका एक बजट है, उनके जो चारा है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनका पालन कराएं। राघवेंद्र जी, समाज तक पर आपने अपने जीवन, सोच और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जिस खुलकर अंदाज में साझा किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। आपका योगदान निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। दर्शकों, अगर आपको यह साक्षात्कार पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और समाज तक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए जननायक के साथ। मैं हूं विजय प्रताप सिंह।